वेलकम बैक गाइस, माय नेम इज वैभव। मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। सो टुडेस टॉपिक इज बर्नौलीज थ्योरम। जो टॉपिक का नाम है वो है बर्नौलीज थ्योरम, ठीक है ना। बर्नौलीज थ्योरम बहुत ही काम की चीज है, ठीक है ना। बर्नौलीज थ्योरम जो है वो बहुत काम की चीज है। एक स्विस नामक देश के साइंटिस्ट है, उन्होंने एक थ्योरी लिखी। अब थ्योरी भी कितनी आसान थी सुनो, लेकिन हमें नहीं समझती। किसी ने अगर उसके ऊपर गौर किया तो ही समझती है। तो उन्होंने देखो थ्योरी के बारे में क्या बताया। मान लेते हैं, बोलते कि ये कोई रीजन है रिवर का। रिवर ऐसी कहीं दिखती होंगी, फिर ऐसे ऐसे छोटे एरिया की तरफ जाती होंगी, फिर बढ़ती होंगी, ठीक है ना, इस तरीके से। तो हम लोग अगर यहां तक कंसिडर करते हैं रिवर का पोर्शन, अगर हम यहां तक कंसिडर करते हैं, आपको क्लियरली दिख रहा होगा ये जो है यहाँ पे रीजन जो है ये वाइडर है। यहाँ पे जो रीजन है वो कैसा रीजन है? वाइडर रीजन है। मानते हो इसको? यस। और यहाँ पे कैसा है? नैरोअर रीजन है, ठीक है ना, नैरोअर रीजन है। सो ये भी क्लियर हो गया। ओके, यहाँ पे रीजन मतलब उसका जो एरिया होगा वो छोटा है, वहां पे जो एरिया है वो बड़ा है। सो वी नो दैट, हमको मालूम है कि जो ये स्पीड होती है, ठीक है, सो नैरो जहां पे रीजन होता है और वाइडर रीजन वहां पे होता है। तो आप बताइए जरा, इसमें से किस तरफ की स्पीड ज्यादा होगी? बहुत बढ़िया। सो आप सभी ने एकदम बराबर आंसर दिया है सर। जो छोटा रीजन होता है वहां का जो है स्पीड ज्यादा होता है। क्लियर है? और अगर ऐसा है तो हम लोग सोचेंगे जहां का स्पीड ज्यादा तो वहां का प्रेशर भी ज्यादा। प्रेशर वाइडर से जहां का स्पीड ज्यादा, तो हम सोचने लग जाते हैं कि सर जहां का प्रेशर वेलोसिटी ज्यादा उस तरफ का प्रेशर ज्यादा। लेकिन ऐसा नहीं है। ओके, सो कैसा है सर? सो उन्होंने महसूस किया, उन्होंने प्रैक्टिकली प्रूफ करके बताया कि यहां का प्रेशर जो है वाइडर रीजन में ज्यादा होता है। रिवर के वाइडर रीजन में प्रेशर ज्यादा होता है इनसाइड द लिक्विड। लिक्विड के अंदर में, या फिर हम पानी कहे तो पानी के अंदर में जहां पे वाइडर रीजन होता है वहां पे जो है ज्यादा प्रेशर एक्ट होता है। लोअर रीजन जो नैरो रीजन होता है वहां पे प्रेशर कम एक्ट होता है। सो उनका जो स्टेटमेंट था वो यही था। उन्होंने ये स्टेटमेंट में लिखा कि भैया एज वी गो टूवर्ड्स द नैरो रीजन, जहां पे फ्लो ऑफ फ्लूइड शुरू है, अगर हम उसमें नैरो रीजन की तरफ जाते हैं तो वहां पे हमें दिखता है कि उसकी स्पीड जो है बढ़ गई, उसकी स्पीड जो है बढ़ गई। लेकिन एट द सेम टाइम इनसाइड दैट लिक्विड प्रेशर गेट रिड्यूसेस, वहां पे प्रेशर जो है कम होता है। सो ये उन्होंने एजम्पशन लिखा, और यही बर्नौलीज थ्योरम है। हाँ, यही बर्नौलीज थ्योरम है। थ्योरम में बस इतना ही बताया उन्होंने कि भैया जो प्रेशर होता है, जहां पे वेलोसिटी ज्यादा होता है नैरो रीजन में, वहां पे प्रेशर जो है कम होता है। सिंपल। सो उन्होंने एक रिलेशन बनाया और तीन चीजों का मिलन किया। रिलेशन किस तरीके से डिराइव किया देखो, तीन चीजों का संबंध बनाया, ठीक है ना। क्या सर? हाँ सर, संबंध बनाया इस तरीके से कि उन्होंने भैया पहले तो स्पीड एट दैट पॉइंट, ठीक है, किसी एक पॉइंट की स्पीड उन्होंने कंसीडर की। इसका एक रिलेशन किसके साथ में? और प्रेशर एट दैट पॉइंट, उसी पॉइंट पे प्रेशर का भी रिलेशन बनाया। उसी पॉइंट पे प्रेशर एट दैट पॉइंट। और थर्ड जो है हाइट ऑफ दैट पॉइंट, उसी पॉइंट की हाइट ऑफ दैट पॉइंट, ठीक है ना, हाइट ऑफ दैट पॉइंट अबव द रेफरेंस लेवल। इन तीनों का उन्होंने संबंध बनाया, एक रिलेशन बनाया, एक जुगाड़ बनाया, जो हम अभी भी पढ़ते हैं। बहुत प्यारा जुगाड़ है, हम उसको पढ़ेंगे। एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूं, ध्यान से देखिए जरा। मैंने बताया कि उन्होंने एक रिलेशन बनाया बर्नौलीज सर ने, और वो रिलेशन था स्पीड एट दैट पॉइंट, उस
पॉइंट पे उस फ्लूइड एलिमेंट का स्पीड, प्रेशर एट दैट पॉइंट, उसी पॉइंट पे प्रेशर कितना होगा, और हाइट ऑफ दैट पॉइंट, उस पॉइंट का हाइट रेफरेंस लेवल से कितना ज्यादा है। यस, क्लियरली यही सब उन्होंने बताया। ओके और हमने तो कंटिन्यूटी इक्वेशन पढ़ चुके हैं। देखो कैसे इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए, देखो इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए उन्होंने किसका रिलेशन का यूज किया, कौन से रिलेशन का यूज किया, तो उन्होंने यूज किया वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम सबको पता है? यस, हमको पता है, हमको मालूम है सर वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है। तो बताइए भैया क्या होता है। तो उन्होंने बताया कि वर्क डन इज इक्वल टू, अगर हम वर्क डन करते हैं तो वहां पे पूरा का पूरा वर्क डन कहां पे जाता है, तो टोटल चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी। बिल्कुल, माने हम कह सकते हैं कि ये टोटल मैकेनिकल एनर्जी भी कह सकते हैं। तो मैकेनिकल एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी आएगी प्लस पोटेंशियल एनर्जी आएगी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी का रीजन क्यों आया, अगर फ्लो हॉरिजॉन्टल लेवल पे होता तो इसका रेफरेंस लेवल समझो आप यहां से कंसीडर करते तो यहां पे, और यहीं से करते तो यहीं पे, तो इसका हाइट में कोई डिफरेंस नहीं आता, नो हाइट डिफरेंस, ठीक है। लेकिन अगर हमारा फ्लूइड इस तरीके से मोशन में है तो हमें पता चल गया अभी कि यहां पे जो है हाइट का डिफरेंस है, और वो कितना है, तो इतना डिफरेंस आएगा हाइट का। क्लियर है? हमने इसके पहले एक चीज पढ़ चुके हैं कि भैया ये जो वर्क डन है ड्यू टू प्रेशर, अब यहां पे प्रेशर के कारण वर्क डन होगा। सो चलो एक डिराइवेशन करने के लिए हमारे पास में एक कॉन्सेप्ट आ गया कि वर्क डन इज इक्वल टू टोटल चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। आपको बस एक काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव करना है, आपको एक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव करना है, आपको एक वर्क डन का फॉर्मूला डिराइव करना है। कुछ और चीजें महत्वपूर्ण बता देता हूं, एक बार फिर से ध्यान दो यहाँ पे। तो यहाँ पे आप वर्क डन में आपको लिखना है भैया कि हम लोग प्रेशर डिफरेंस के कारण वर्क डन हो रहा है, क्योंकि वहां पे फ्रिक्शन है नहीं, तो वहां पे और कौन सा फोर्स बचा, सो बचा प्रेशर, प्रेशर के कारण होने वाला फोर्स। उसके बाद में काइनेटिक एनर्जी, और तो भैया जैसे जैसे मोशन में आएगा फ्लूइड वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी। सो ये मास की वजह से होगा, मास उसकी स्पीड, ठीक है, मोशन में आएगा तो स्पीड, दो चीजों के कारण। उसके बाद में ये पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्यों, क्योंकि ड्यू टू हाइट डिफरेंस, ड्यू टू हाइट डिफरेंस, हाइट ज्यादा तो भैया पोटेंशियल एनर्जी भी ज्यादा, हाइट कम तो पोटेंशियल एनर्जी कम। कहां से, रेफरेंस लेवल से। रेफरेंस लेवल कहां पे होती है, जहां से हम मेजर करना चाहेंगे वहां से। क्लियर हो गया? चलो अब डायग्राम किस तरीके से ड्रॉ कर रहे हैं बता रहा हूं, यहां पे ध्यान दो अच्छे से। एक चीज, हाय ये डायग्राम है भैया। चलो मैं इस तरफ छोटा निकालता हूं, उस तरफ बड़ा निकालता, क्योंकि आपकी बुक में भी वैसे दिया है, ठीक है ना। ओके सर, कोई बात नहीं, आप जो कहो निकाल ले। ओके, अभी देखो ये पाइप जो है आपको दिख रहा है, पाइप मत कहिए इसको, आप कहिए कि ये फ्लो ऑफ फ्लूइड है, माफ करना, हाँ फ्लो ऑफ फ्लूइड है ये, ठीक है, हम ये कहेंगे फ्लो ऑफ फ्लूइड, मतलब इसमें से फ्लूइड जो है बह रहा है, ठीक है ना। कौन बह रहा है भाई, फ्लूइड बह रहा है। ओके ध्यान दो अभी अच्छे से, हम इसको रेफरेंस लेवल कहेंगे, ठीक है ना। समझा कि नहीं समझा, समझा कि नहीं, इसको हम रेफरेंस लेवल कहेंगे। यहां से हम हर एक पॉइंट के, हर एक पॉइंट ऑफ फ्लूइड का, एलिमेंट का क्या कहेंगे, हाइट गिनेंगे। तो चलो हम लोग यहां पे गिनते हैं, मान लेते हैं यहां पे जो हाइट है वो h1 है, ठीक है, यहां पे जो हाइट है h1 है, और कहां का देखेंगे, यहां का जो हाइट है, दूसरा हाइट है, वहां पे हम h2 कहेंगे, ठीक है, क्या कहेंगे, h2। यहां पे हम कंसीडर करते हैं इस तरीके का सेक्शन। ओके, ये पाइप का सेक्शन होगा वहां पे गोल, ठीक है, यहां पे ये वाला गोल। अभी सुनो क्या क्या कह रहा हूं मैं, बहुत काम की चीज बता रहा हूं, ये नोट कर लिया आपने, आई होप आपने नोट कर लिया होगा, मैं इसको मिटा रहा हूं। अभी जो इंपॉर्टेंट चीज है वहां पे आपको बताना है कि मैं किस तरीके का फ्लूइड यूज कर रहा हूं। बताओ कौन सा फ्लूइड यूज करेंगे, रियल फ्लूइड या फिर आइडियल फ्लूइड। तो हम लोग रियल फ्लूइड को पढ़ने के लिए बहुत ज्यादा
और टर्म्स ऐड हो जाएंगी इसमें, ठीक है ना, फ्रिक्शन आएगा, बहुत सारी चीज आएगी। इसलिए हम आइडियल फ्लूइड का स्टडी करते हैं पहले। जब हम छोटे होते हैं तो क्या यूज करते हैं, सिंपल सिंपल बातें, है ना, सोप्या गोष्ठी। सो बराबर, ओके। सो यहां पे देखो अभी क्या करने वाले हैं हम लोग, ये फ्लो है, फ्लो ऑफ आइडियल फ्लूइड। अच्छा सर, आइडियल फ्लूइड हम कंसीडर करेंगे कि इसमें से कौन सा फ्लूइड फ्लो हो रहा है, तो हम कहेंगे आइडियल फ्लूइड फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में। एक और चीज हमें पता है कि जब फ्लो ऑफ फ्लूइड आइडियल होता है, हैशटैग करके लगा दो वहां पे, तो उस वक्त आइडियल फ्लूइड में नो फ्रिक्शन, ऊपर लिखूं, चलो लिखता हूं, फ्रिक्शन एंड नो फ्रिक्शन, फ्रिक्शन होता नहीं सर आइडियल फ्लूइड में, वो इनकॉम्प्रेसिबल होता है आइडियल फ्लूइड। हा हा हा, कैसे होता है, इनकॉम्प्रेसिबल। और क्या होता है, और उसका डेंसिटी चेंज नहीं होता। ये कैसी बात कही सर आपने, ये तो कभी बताया नहीं आपने। चलो सुनो, मान लेते हैं इतनी जगह में समझो 10 पार्टिकल है, अब ये कॉम्प्रेसिबल है नहीं, तो ये दबेगा नहीं, तो इसका वॉल्यूम जो है छोटा होगा नहीं। अब छोटा होगा नहीं तो उसका वेट चेंज होगा नहीं, मास चेंज नहीं होगा, क्योंकि हम पता है डेंसिटी इज इक्वल टू केजी पर मीटर क्यूब, मतलब मास अपॉन वॉल्यूम। क्लियर है? तो आपका वॉल्यूम थोड़ी चेंज हो रहा है, क्योंकि वो कॉम्प्रेस ही नहीं होगा। कॉम्प्रेस होगा नहीं तो उसमें उतनी जगह में और पार्टिकल नहीं बैठ पाएंगे, उतने के उतने ही रहेंगे। तो वॉल्यूम, नो चेंज इन वॉल्यूम, नो चेंज इन मास, सो नो चेंज इन डेंसिटी बिकॉज द फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल। जो मैं बोला समझा? ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे। यहां तक आपको समझ गया होगा? ओके, सो हमें जो डिराइव करना है वो किस इक्वेशन से डिराइव करना है? सो हमें डिराइव करना है वर्क डन नेट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब ये वर्क डन किस पे हो रहा है सर, बताओ जरा। ये जो है ये वर्क डन किस पे हो रहा है? उसके पहले क्या आपको पता है ये जो हमने सेक्शन लिया इस तरीके का, यहां पे क्रॉस सेक्शन जो है इसका, ठीक है ना, क्रॉस सेक्शन, माफ करना, क्रॉस सेक्शन जो है इस पाइप का वो डिफरेंट है, वेरिंग क्रॉस सेक्शन है। कैसा सेक्शन है? वेरिंग क्रॉस सेक्शन है। और एंड हाइट भी उसका वेरी कर रहा है। अरे कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बिल्कुल सर, देखो यहां पे हाइट कुछ और है, यहां पे हाइट कुछ और है, यहां पे हाइट कुछ और है। क्लियर है? ओके, सो हमने ऐसा सेक्शन कंसीडर किया जहां पे क्रॉस सेक्शन डिफरेंट है, उसका हाइट भी डिफरेंट है। कहां का? उस हर एक पॉइंट का हाइट कैसा है? अरे डिफरेंट होगा कि नहीं होगा? बहुत बढ़िया होगा सर। तो अभी हमें एक कंसीडर करना है फ्लूइड का एलिमेंट, ठीक है ना। क्या कंसीडर करना है? फ्लूइड का एलिमेंट। सो कंसीडर एन एलिमेंट, दैट लाइज, वो कहां पे रह रहा है? दैट लाइज बिटवीन P एंड R, ठीक है ना। P एंड R कहां पे है? P एंड R, अरे कहां पे है? तो ये जो पॉइंट है उसको P कहते हैं हम। चलो कह देते हैं सर, कह देते हैं P, ओके। और मैं इसको R कह देता हूं फिलहाल के लिए। आप पूछना मत सर P Q कहां खा गए तुम। सो Q को लाता हूं थोड़ी देर के बाद में। पहले ये P है और ये R है, ठीक है ना। ये P है और ये R है, समझे। Q बाद में बताता हूं कहां पे है, पहले इतना कंसीडर कर लिया। ओके, अभी हमने फ्लूइड का जो एलिमेंट है वो कहां पे कंसीडर किया? P एंड R। आप फ्लूइड कंसीडर करो, उसका एलिमेंट कंसीडर करो, या पूरा फ्लूइड कंसीडर करो। ये देखो अभी फ्लूइड कितना है? सो फ्लूइड है इतना फ्लूइड है। आप इसका ना दिमाग में फोटो निकाल दो थोड़ा सा। ये फ्लूइड का फोटो निकाल दिया, बहुत बढ़िया। अब सुनो, ये फ्लूइड पे क्या क्या हो रहा है। सो पहला एजम्पशन हम लोग एज्यूम कर रहे हैं, हम लोग कंसीडर करेंगे कि सर फ्लूइड का जो स्पीड है ना सर, वो V1 एंड V2 इज द स्पीड, बी द स्पीड। ये क्या है? ये स्पीड है। बी द स्पीड एट
P एंड R रिस्पेक्टिवली। क्या हमने स्पीड के बारे में लिखा? बहुत बढ़िया। कहां पे लिखा? P और R पे। P पे कितना है? पहला वाला V1, और R पे कितना है? V2, दूसरा वाला। करेक्ट है? तो हम इसको लिखेंगे, यहां से जो फ्लूइड बहेगा उसका स्पीड V1 है, यहां से जो फ्लूइड बहेगा उसका स्पीड V2 है। क्लियर है? चलो सेकंड चीज, सर हम लोग लिख रहे हैं A1 एंड A2 बी द एरियाज। ये क्या है? ये एरियाज है सर एट P एंड R रिस्पेक्टिवली। हाय हाय, ये भी सेम है। कहां का है एरिया? A1 एंड A2। सो A1 एरिया यहां पे है, V1 A2 एरिया यहां पर है। सो यहां का एरिया कितना है? A1 है सर। यहां का एरिया कितना है? A2 है सर। क्या बात है, बहुत आसान जा रहा है सर डेरिवेशन तो। ओके, अब थर्ड चीज देखो क्या पढ़नी है हमें। थर्ड चीज आपको पढ़ना है कि भैया प्रेशर। सर प्रेशर तो बनता है, हर दिन बनता है हमारे ऊपर, सुबह शाम दोपहर 3 टाइम, ठीक है ना। ये जो P1 एंड P2 है, ये बी द प्रेशर। ये क्या है भैया? ये सर प्रेशर है। कहां का है? एट P एंड R अगेन रिस्पेक्टिवली। क्यों लिख रहा हूं पता है आपको? क्योंकि P1 R P पॉइंट के लिए और P2 R पॉइंट के लिए। यहां का प्रेशर P1, यहां का प्रेशर P2। क्लियर है? ओके, नाउ ये बहुत काम की चीज है, यहां पे अच्छे से गौर करिए बेटा, ठीक है? अच्छे से। वंस अगेन सी हियर विद फुल कंसंट्रेशन। सर मैं लिख रहा हूं यहां पे D1 एंड D2 बी द डिस्टेंसेस। ओके, D1 एंड D2 बी द डिस्टेंसेस कवर्ड बाय फ्लूइड, covered by fluid in time dt, छोटा टाइम dt में, with velocity, ये बहुत काम की चीज है, with velocity v1 and v2 respectively high। so d1 and d2 जो है वो डिस्टेंस कवर किया गया फ्लूइड की वजह तरफ से कुछ समय में, dt समय में, ठीक है? इसका पूरा फिल दूंगा आपको, पूरा समझा दूंगा कैसे हुआ। सो हमने पढ़ा कि सर V1 और V2 की स्पीड के कारण हमने पढ़ा कि D1 और D2 जो है वो डिस्टेंस कवर हुए। बताता हूं ये पॉइंट। चलो एक फोर्स पढ़ना है हमें, नंबर 5 नंबर पे हमें कुछ फोर्स के बारे में पढ़ना है। सो हम लिखेंगे अभी यहां पे कि सर P1A1 एंड P2A2 be the forces acting at P and R respectively। हाँ, सब सर के ऊपर से गया है ना, सब सिर के ऊपर से गया सर। तो भैया P1A1 P2A2 be the forces acting at P and R। चलो ध्यान दो अभी, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। लगे रहो मुन्ना भाई, फटाफट देखो यहां पे। सो फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा? PA होगी, समझो यहां पे। F फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया, समझे क्या? फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया। सो यहां पे देखो फोर्स अलग अलग लगेगा ना भैया, क्यों? क्योंकि एरिया चेंज हो रहा है, प्रेशर चेंज हो रहा है। सो जहां पे नैरो रीजन है वहां पे प्रेशर ज्यादा, जहां पे वाइडर रीजन है जहां वहां पे प्रेशर ज्यादा। अब नैरो और वाइडर किसके ऊपर डिपेंड होता है? एरिया के ऊपर। समझे क्या? सो सर एरिया चेंज तो प्रेशर भी चेंज तो फोर्स भी चेंज। क्लियर है? चलो यहां पे। सो सर यहां पे प्रेशर, यहां पे फोर्स कितना होगा? क्योंकि फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया, और P1A1 मतलब यहां का होगा फोर्स। सो यहां पे जो फोर्स एक्ट होगा वो होगा P1A1। ठीक है? अब इस तरफ से ध्यान देना, उल्टा दिखा रहा हूं मैं, बहुत कम की चीज है। उस तरफ से जो फोर्स है वो कितना एक्ट होगा? P2A2। अच्छा, बिल्कुल सच्चा। तो हमने फोर्स देख लिया, फोर्स कहां पे एक्ट हो रहा है। अब वहां पे फोर्स रिवर्स क्यों है? क्योंकि वहां पे समझो पहले से फ्लूइड है। अब फ्लूइड को धक्का आप यहां से मार रहे हो, नहीं, यहां पे प्रेशर क्रिएट होगा, यस, क्योंकि वहां पे इनर्शिया है, क्योंकि वहां पे मास है। मास अपना फोर्स इस तरफ लगाएगा,
और हमारा प्रेशर फ्लूइड का जो है बह रहा था यहां से, सो यहां से फोर्स जाएगा, सो इधर का फोर्स अपोज करेगा उसके डिस्प्लेसमेंट को। मैं बताऊंगा उस वर्क डन में जब वहां पे नेगेटिव चीज लेनी पड़ेगी, वहां पे हमने नेगेटिव साइन क्यों लिया। सो इसका कारण यह होता है क्योंकि यहाँ पे जो है फ्लूइड, इसको हम यहां से धक्का मारे, सो यहां से फ्लूइड रिवर्स मारेगा ना थोड़ा सा, ठीक है। चलो अब नंबर 6, यहाँ पे ये तो हो गया फोर्स। एक और चीज सर हमने पढ़ चुके हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में कि अगर हम कोई समय लेते हैं फॉर टाइम, फॉर एनी टाइम, फॉर टाइम dt, फॉर एनी टाइम dt, फॉर dt टाइम, कौन सा टाइम सर? dt टाइम। तो फॉर टाइम dt हमको पता है, क्या पता है सर हमको? फॉर टाइम dt जो एरिया चेंज होने वाला है, सॉरी जो वॉल्यूम चेंज होने वाला है वो कांस्टेंट है। सुनो, अब जब फोर्स लगेगा तो यहां से फ्लूइड आगे धके मतलब धक्का खाएगा, आगे जाएगा, खचक खचक गया। सो यहां का फ्लूइड समझो यहां तक आ गया, ठीक है ना, यहां तक। सो इसको बोलूंगा मैं पी क्यू, मिल गया क्यू, पी क्यू। यहां का फ्लूइड जब यहां पे गया तो उसने डिस्टेंस कितना कवर किया सर? उसने डिस्टेंस d1 कवर किया। क्यों? यहां पे वेलोसिटी थी v1, टाइम था dt, तो उसने डिस्टेंस कवर किया d1। जैसे ही यहां का फ्लूइड यहां पे आएगा तो सिमिलरली यहां का फ्लूइड आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? अरे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा। तो अपना डिस्टेंस कितना कवर करेगा? d2। कितने समय में? dt समय में। तो भैया हमने पढ़ चुके हैं कि जितना फ्लूइड यहां पे अपनी पोजीशन से आगे बढ़ेगा उतना ही तो फ्लूइड यहां पे आगे बढ़ेगा। अब फ्लूइड का आगे बढ़ना मतलब क्या? उसका वॉल्यूम आगे बढ़ना। अब यहां का वॉल्यूम जितना आगे बढ़ेगा उतना ही तो वॉल्यूम यहां पे आगे बढ़ेगा। तो वॉल्यूम कैसे होगा? सेम। वॉल्यूम कैसे होगा? वो तो कांस्टेंट रहेगा सर, सेम रहेगा सर, हर पॉइंट पे सेम होता है इनसाइड द फ्लूइड, जहां पे जो मोशन होता है फ्लूइड का। सो dv इज इक्वल टू क्या होता है? हमने पढ़ चुके हैं, बताओ, याद करो क्या पढ़े थे हम? सो dv मतलब वॉल्यूम ना। सो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है? देखो यहां का फ्लूइड, इतने एरिया का फ्लूइड इतने डिस्टेंस तक गया और डिस्टेंस था सर d1। सो इसका वॉल्यूम क्या होता है? a1 d1, ठीक है ना। क्या होता है वॉल्यूम सर? a1 d1 होता है। और उतना ही तो वॉल्यूम आगे यहां पर भी बढ़ेगा। सो वहां का वॉल्यूम क्या होगा? a2 d2। ये dd क्यों निकल रहा है भाई? a2 d2। यहां का वॉल्यूम, यहां का वॉल्यूम सेम ही तो है, क्या डिफरेंस है सर? ठीक है, क्लियर है? ठीक है, यहां तक क्लियर है? अगर यहां तक समझा तो अभी डेरिवेशन को हम स्टार्ट कर सकते हैं। अभी हम डेरिवेशन को स्टार्ट कर सकते हैं, इस फॉर्मूले को आगे बढ़ा सकते हैं। अगर आपको समझ गया है तो मिटा दो फटाफट। ओके, सो यहाँ पे नोटेशन लगा दे थोड़ा सा। यहाँ पे जो फोर्स है मिल गया हमें P1 A1, यहाँ पे P2 A2, यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो D2 था, यहाँ पे D1 था, वेलोसिटी V1 थी, यहाँ पे V2 थी, यहाँ पे PQR और यहाँ पे S लगा देते हैं। क्योंकि क्या हुआ था, मैंने जब आपको बोला था फोटो निकालो, सो खिंच मेरी फोटो, इसका एक फोटो आपने खींचा होगा, तो यहाँ पे फ्लूइड था, जब आपने यहाँ से फोर्स लगाया, सो फोर्स के कारण लिक्विड खचक से आगे गया, खचक से आगे गया। सो सेकंड, ठीक है ना, सेकंड चीज थी, उसको अगर आपने नोट कर लिया तो अभी हमें इसी मोशन को पढ़ना है आगे आगे, ठीक है। चलो ये बहुत काम की चीज थी, ये जो assumptions होते हैं ना बेटा, इसके ऊपर पूरा डेरिवेशन बेस्ड होता है। मैं इतना धीरे धीरे क्यों पढ़ा रहा हूं पता है आज का लेक्चर? क्योंकि या तो इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल बनेगा, अगर न्यूमेरिकल बनता है तो कंफर्म है डेरिवेशन तो मुझे लगता नहीं आएगा करके, क्योंकि ये बहुत बड़ा है। इसकी जो एप्लीकेशन है बर्नौलीज थ्योरम की, इसकी एप्लीकेशन भी 5 दी है, उसमें से 3 में तो न्यूमेरिकल ही है। बहुत प्यारा टॉपिक है बर्नौलीज इक्वेशन, बड़ा भी है थोड़ा सा, ठीक है। चलो यहां तक हो गया था। अभी हम काम पे आते हैं सर, वर्क डन निकालते हैं पहले। सो टोटल वर्क डन कितना होगा बता जरा। सो हमने पढ़ चुके हैं कि सर रो जीएच होता है,
यहां से वर्क डन ड्यू टू प्रेशर, ठीक है। और h के जगह पे हम h2 माइनस h1 लगा देंगे, बड़ा माइनस छोटा। लेकिन ये गलत है, क्यों? क्योंकि ये जो था ये स्टैटिक फ्रिक्शन के, स्टैटिक फ्लो के लिए था, सॉरी स्टैटिक फ्लूइड के लिए था, और यहाँ पे तो फ्लूइड मोशन में है, तो ये तो होगा नहीं। तो यहाँ पे वर्क डन किसके कारण होगा? सुनो, फ्लूइड जब बहेगा तो यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है, लेकिन एक फोर्स था, फोर्स ड्यू टू प्रेशर, तो उसी के कारण वर्क डन होगा। अब वर्क डन किसके ऊपर होगा ये भी बहुत जरूरी है। सो वर्क डन ऑन द फ्लूइड जो हमने कंसिडर किया, ये फ्लूइड कंसिडर किया समझो हमने, ठीक है। सो ये फ्लूइड के ऊपर वर्क डन होगा ड्यू टू सराउंडिंग फ्लूइड। मैंने ये बताया कि उस जो हमने फ्लूइड कंसिडर किया उसके ऊपर जो वर्क डन होगा वो किसके कारण है? बाहरी फ्लूइड के कारण। अरे इसके पीछे का जो फ्लूइड होगा ये उसको धक्का देगा ना भैया, आगे बढ़ तू आगे बढ़, मैं तुम्हारे साथ हूं, तो ये आगे धक्का देगा। सो इस फ्लूइड के ऊपर वर्क डन हो रहा है सराउंडिंग फ्लूइड के कारण, तो वर्क डन कितना होगा? सुनो, प्रेशर के कारण। अब व्हाट इज वर्क डन? वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट, होता है कि नहीं होता है? तो देखो अभी मैं इक्वेशन क्या लिख रहा हूं, नेट वर्क डन इज इक्वल टू क्या लिखा मैंने, देखो फोर्स है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ना, सब फोर्स यहां पे कौन सा लग रहा है? P1 A1, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? D1, ठीक है। और दूसरा क्या हुआ? P2A2 फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? D2। बीच में कौन सा साइन दो भाई? तो बीच में देना पड़ेगा माइनस। अब माइनस क्यों? मैंने पहले ही डिक्लेयर किया था, यहां पे जो फोर्स लग रही है ये इनर्शिया के कारण लगेंगे। यहां पे जो पहले से प्रेजेंस है लिक्विड, वो अपना जो है मोशन इस तरफ करना चाहेगा, और हमारा मोशन इस तरफ से आगे बढ़ेगा, तो इसको ऐसा टच करेंगे, आगे जा भाई तू आगे जा, तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस तरफ, फोर्स लग रही है इस तरफ, दोनों है वेक्टर क्वांटिटी, दोनों है अपोजिशन में, इसलिए आएगा निगेटिव वर्क डन, ठीक है। सो बात समझ में आ गई। लेकिन हमने पढ़ चुके हैं कि भैया dv इज इक्वल टू A1 D1 इज इक्वल टू A2 D2, पढ़ चुके हैं, वॉल्यूम सेम होता है। सो अगर वॉल्यूम सेम है तो वर्क डन में चेंजेस क्या आएंगे? सो वर्क डन इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा? A1 D1 को हम dv बोल सकते हैं, सो P1 dv, और यहाँ पे A2 D2 को हम dv बोल सकते हैं, P2 dv माइनस। सो वर्क डन कितना होगा? सो वर्क डन होगा, यहां से कॉमन निकाल दो भैया, dv निकाल दिया सर, तो बच्चा क्या? P1 माइनस P2। अरे वाह, बहुत आसान था। ये है आपका इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। ओके, सो अभी काइनेटिक एनर्जी के पास में आओ। अब चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी कितना हुआ? देखो फ्लूइड यहां से यहां पे गया तो काइनेटिक एनर्जी चेंज हुई होंगी। सो एट द बिगिनिंग ऑफ टाइम dt, शुरुआत में क्या हुआ होगा? एट p, आप इसको लोअर एंड बोलो आपके बुक के हिसाब से, यहां पे आप अपर एंड बोलो, है ना, p को लोअर एंड, r को अपर एंड। सो एट p, या फिर आप एट लोअर एंड बोल सकते हो, एट लोअर एंड p। सो एट द टाइम, एट द स्टार्टिंग, एट द बिगिनिंग, या फिर स्टार्टिंग कह दो आप, सिंपल से, एट द स्टार्टिंग ऑफ dt, समय dt का स्टार्टिंग जब था, तो वहां पे मास कितना था? मास स्मॉल m कितना था? तो हम कहेंगे सर मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ठीक है। सो वॉल्यूम आएगा 1, तो यहां पे देखो क्या होगा? वॉल्यूम 1 कौन सा है? सो A1 D1 वॉल्यूम रहेगा, ठीक है। A1 D1 मल्टीप्लाई रो तो वही रहने वाला है। सो उस पॉइंट के ऊपर काइनेटिक एनर्जी कितनी एक्ट होगी? सो काइनेटिक एनर्जी उस वक्त, काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? काइनेटिक एनर्जी 1 बोल देता हूं, कितना होगा भैया? सो काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ मास इनटू वेलोसिटी स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी 1, मास 1, वेलोसिटी 1, ठीक है। चलो हाफ, मास कितना है? A1 D1 रो, A1 D1 रो, और वेलोसिटी सर V1 स्क्वायर। सो ये होगा काइनेटिक एनर्जी 1। सिमिलरली अगर हम काइनेटिक एनर्जी 2 बोलेंगे तो क्या होगा?
बोलो काइनेटिक एनर्जी 2, बोल दिया सर हमने काइनेटिक एनर्जी 2। हाँ हाँ, क्या आप जो करते हो सर, यहाँ पे टाइम पास चल रहा है, तो पढ़ाई के ऊपर ध्यान दो सर। सो काइनेटिक एनर्जी सेकंड देखते हैं थोड़ा सा। काइनेटिक एनर्जी सेकंड कहाँ पे? सो एट एंड ऑफ dt समय का जब एंड होगा तो यहाँ पे एट r देखो क्या क्या होगा हलचल। काइनेटिक एनर्जी 2 बोले उसके, और वो आएगा हाफ mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर, लेकिन m2v2, ठीक है। हाफ मास कितना होगा? सो मास देखो कितना होगा, मास इज इक्वल टू वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी। चलो मास 2 निकालते हैं, मास इज इक्वल टू वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी। सो वॉल्यूम टू क्या होगा? A2D2, ठीक है ना, A2D2 मल्टीप्लाई रो। सो इसका मास वहां पे पुट कर दो। काइनेटिक एनर्जी जो होगी सेकेंड, वो कितना होगा? हाफ मास 2 कितना होगा? सो होगा A2D2 रो V2 स्क्वायर। लेकिन हमको तो चाहिए ना 1 ना 2, उसका चाहिए डिफरेंस। तो डिफरेंस इज इक्वल टू क्या होगा? हमको ना चाहिए 1 एंड 2, हमको तो चाहिए डिफरेंस ओनली। सो डेल्टा काइनेटिक एनर्जी इज व्हाट? सो डेल्टा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, क्या होगा? डेल्टा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, सो यहां की काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, तो फाइनल कौन है? काइनेटिक एनर्जी सेकंड माइनस इनिशियल। तो निकालो भैया सेकंड क्या है? हाफ A2D2 रो V2 स्क्वायर माइनस हाफ A1D1 रो V1 स्क्वायर। जो कॉमन हो कॉमन, हाफ हाफ कॉमन, रो रो कॉमन, इसको क्या बोलेंगे बताओ भैया? सो A1D1 को हम बोलते हैं dV, तो इसको पहले लिख देते हैं अभी, इसको बोलेंगे dV, और यहां पे बोलेंगे V2 स्क्वायर माइनस, गड़बड़ हो गया, चलो इक्वेशन यहां पे लिखते हैं थोड़ा सा, हाफ, बोलो ये A2D2 को क्या बोलना है? dV, ठीक है। रो को रो बोल दो, V2 को V2 स्क्वायर बोल दो, माइनस जगह कम इसलिए यहां पे लिख रहा था, ठीक है। हाफ A1D1 को बोलो dV, रो को वैसे का वैसे, V1 स्क्वायर वैसे का वैसे। डेल्टा काइनेटिक एनर्जी थोड़ा सा दूर है, अपना डेरिवेशन थोड़ा सा दूर है। सो डेल्टा काइनेटिक एनर्जी जितना हो गया। अब सुनो, डेल्टा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ हाफ कॉमन, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। हाफ हाफ कॉमन, dV dV कॉमन, रो रो कॉमन, बच्चा क्या भैया? V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। सो ये होगा चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी। सो हमारे पास में सेकंड इक्वेशन कहलाएंगे हम इसको। अरे मिल गया सेकंड इक्वेशन, चलो ठीक है। अभी जैसे हमने वर्क डन निकाला, ठीक है ना, क्या था वर्क डन? सो वर्क डन था सर, सुनो, वर्क डन था इज इक्वल टू प्रेशर डिफरेंस था, ठीक है, प्रेशर डिफरेंस था। तो प्रेशर डिफरेंस था P1 माइनस P2 मल्टीप्लाइड dV। फिर था चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी, कितना निकाला हमने? चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी कितना निकाला? चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी कितना निकाला? सो काइनेटिक एनर्जी चेंज कितना था? सो था हाफ dV रो, ठीक है, और यहां पे है V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। अब बस हम पोटेंशियल एनर्जी जितना दूर है, सो पोटेंशियल एनर्जी कितना था? सो एट द स्टार्टिंग ऑफ समय dt समय के स्टार्टिंग के वक्त क्या हो रहा था? सो उस वक्त हो रहा था पोटेंशियल एनर्जी, हम कहेंगे उसको 1 इज इक्वल टू कितना था सर? होता है पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh। क्या होती है? अरे होता है कि नहीं भाई पोटेंशियल एनर्जी mgh? अरे पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh होता है कि नहीं होता है? होता है ना सर। सो पोटेंशियल एनर्जी 1 क्या होगा? mgh1। सो मास क्या होता है सर? वही होता है जो हमने पहले पढ़ चुके हैं। और मास 1 कितना था? कहा गया मास 1, अमाउंट मिटा दिया हमने, कोई बात नहीं। सो क्या था मास 1? सो वॉल्यूम मतलब V1 वाला ना, सो आ गया, यहाँ पे आएगा A1V1, सॉरी माफ करना, A1D1 मास हो गया, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम है A1D1, और डेंसिटी क्या था? रो, G वैसे का वैसे, H1 यहाँ पे, पोटेंशियल G1। और हम बोल सकते हैं इसको, ये क्या होता है? वॉल्यूम, छोटा वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम, रो G H1। चलो मिल गया। अब एट द एंड ऑफ dt के एंड में क्या होगा? सो न्यू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? सो पोटेंशियल एनर्जी 2 बोलेंगे हम उसको, वो होगा mgh2, लेकिन यहाँ पे हमें 2 लिखना पड़ेगा, यहाँ पे 1 लिखेंगे। फटाफट कवर करो।
मास तो वैसे भी कांस्टेंट होता है यार, m1 इज इक्वल टू m2 होगा, लेकिन इसका वैल्यू अंदर से चेंज होता है, इसलिए चेंज नहीं होता वैल्यू, टर्म्स चेंज होती है। कौन सी टर्म, a1 d1 वाली। तो यहाँ पे क्या आएगा, मास इज इक्वल टू वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी, वॉल्यूम क्या होता है a2 d2 और डेंसिटी रो, फिर gh2 वहीं रहेगा। और अगेन इसको क्या बोलना है, a2 d2 को dv, और इसको क्या बोलना है रो gh2। क्लियर है? अगर आपको यहां तक पूरी बात समझ में आई तो भैया बचा ही क्या, अरे बच्चा क्या बचा, बस सर थोड़ा सा आखिरी स्टेप पे है हम लोग डेरिवेशन के, यहां से समझो पूरा कवर हो गया डेरिवेशन। चलो देखते हैं। हमें तो चाहिए चेंजिंग पोटेंशियल एनर्जी, ना तो 1 ना तो 2। सो पोटेंशियल एनर्जी चेंज कितना होगा, जब लिक्विड ऊपर चढ़ेगा तो वहां का पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगा। सो पोटेंशियल एनर्जी 2 माइनस पोटेंशियल एनर्जी 1, सो पोटेंशियल एनर्जी 2 कितना होगा, 2 जो है वो है dv रो gh2 माइनस dv रो gh1, 1 के लिए 1, 2 के लिए 2। डिफरेंस देखो कॉमन का क्या क्या है। dv कॉमन है, रो कॉमन है, g कॉमन है, क्या बच्चा h2 माइनस h1 बच्चा, ठीक है ना। ओके, h2 माइनस h1 बच्चा, ठीक। ये था सेकेंड इक्वेशन, सॉरी ये था थर्ड इक्वेशन। लिखो तो एक के साथ एक, वर्क डन का पहला इक्वेशन कहां पे लिखेंगे, हमारी मांगे पूरी करो फटाफट। तो हम लिखेंगे सर एक जगह पर पूरा डेरिवेशन, पूरे के पूरे तीनों की तीनों टर्म्स। पहला टर्म था पोटेंशियल वर्क डन था P1 माइनस P2 इंटू dv, फिर था काइनेटिक एनर्जी हो रहा था हाफ रो dv, और ये था v2 माइनस v1 स्क्वायर, इसका भी फिर था पोटेंशियल एनर्जी, और वो भी लिख दो सर यहाँ पे, पोटेंशियल एनर्जी कितना था। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू चेंजिंग पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू dv रो g, और क्या था h2 माइनस h1, h2 माइनस h1। पहुंच गए ना। तो भैया देखो यहां पर dv है, हाँ है, यहां पे है, हाँ है, यहां पे है, हाँ है, मार दिया सर। क्या बच्चा, P1 माइनस P2 इज इक्वल टू हाफ रो V2 माइनस V1 सेपरेट स्क्वायर प्लस रो जी H2 माइनस H1। क्या आपको बात समझ में आई, जो हमने लिखा, जो हमने डिराइव किया पूरा इक्वेशन, क्या वो समझ में आया। ओके, सो यहाँ पे 3 सेक्शन देखने को मिल रहे हैं। एक है प्रेशर डिफरेंस, क्या है ये प्रेशर डिफरेंस, इसको क्या बोलना है प्रेशर हेड, क्या बोलना है इसको प्रेशर हेड। ओके, यहाँ पे दिख रहा है हाफ mv स्क्वायर जैसा, सो ये है वेलोसिटी हेड बोलना है इसको, क्या बोलना है इसको डेरिवेटिव इक्वेशन को वेलोसिटी हेड। और ये क्या है पोटेंशियल हेड, ठीक है ना, ये क्या है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है, क्योंकि यहाँ पे हाइट है। सो ये है 3 पार्ट। अब देखो यहाँ पे आप इसको और सॉर्ट कर सकते हो। ये था डेरिवेशन, किसका इसका बनाया था हम रिलेशन, बताता हूँ, प्रेशर, स्पीड और हाइट। क्लियर है। सो ये हुआ उनका डेरिवेशन। अगर आपको इसको थोड़ा सेपरेट करना है, ठीक है ना, आपको अगर कभी पूछा कि ये रिलेशन जो है ये किसके किसके बीच में है, तो हम उनको बताएंगे। पहले इसका स्टेटमेंट लिख लेते हैं। सो ये क्या है, ये नथिंग बट क्या था, यहाँ पे हमने dv को खा दिया था ना, यहाँ पर भी dv को खाया था। देखो यहाँ पर dv को खा लिया हमने, ठीक है। अगर मैं इसको dv से मल्टीप्लाई करूँ और dv से डिवाइड करूँ तो सिमिलरली अगर यहाँ पे करूँ तो क्या होगा, देखो ये क्या होगा, ये है इतना वर्क डन, और नीचे में क्या आएगा वॉल्यूम, बराबर है, dv वॉल्यूम है और dv इंटू ये वर्क डन होता है, ठीक है, dv से मल्टीप्लाई करने के बाद में। सो ये क्या हो गया, वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू, ये क्या है काइनेटिक एनर्जी, चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी था, यहाँ पे dv से मल्टीप्लाई करो, dv से डिवाइड करो, अपॉन dv बचेगा, क्योंकि ये dv यहाँ पे अगर लाएंगे मल्टीप्लाई में तो डिवाइड करना पड़ेगा। सो काइनेटिक एनर्जी चेंज अपॉन dv, प्लस सिमिलरली यहाँ पर भी dv से मल्टीप्लाई dv से डिवाइड होगा तो ये होगा काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी चेंज अपॉन dv। सो इन सभी चीजों को क्या कहते हैं, इन सभी चीजों को क्या कहते हैं, वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम
plus potential change per unit volume, changing potential energy per unit volume. So this is what, this is the statement given by the sir बर्नौलिस सर, ठीक है ना, किसने दिया? सो ये बर्नौलिस सर ने ये स्टेटमेंट दिया, वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू द काइनेटिक चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस चेंजिंग पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम फॉर द गिवन फ्लूइड ऑफ मोशन। ठीक है, आपको बात समझ में आई? क्योंकि ये वर्क डन था ना, ये वर्क डन था कि नहीं था? ऑफ कोर्स सर, ये वर्क डन था। इस इक्वेशन को मैं थोड़ा सा यूज करके एक और चीज क्लियर करके बताता हूं। देखो, डेरिवेशन थोड़ा बड़ा लंबा खींच रहा है, लेकिन काम की चीज भी उतनी है, ठीक है ना। ये है प्रेशर हेड, ये है वेलोसिटी हेड, ये है पोटेंशियल हेड। आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, आपको शॉर्ट आंसर में पूछ सकता है, आपको न्यूमेरिकल में पूछ सकता है। वैसे तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का टॉपिक है, ये आपको छोटा सा दिया गया है। यहाँ पे बहुत बड़ा फ्लूइड पढ़ना होता है, पूरा बुक होता है वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2। उसके बाद में और फ्लूइड कहाँ पे होता है? सो फ्लूइड होता है, आप जब बीएससी फिजिक्स पढ़ोगे उसमें भी फ्लूइड होता है, ठीक है। सो ओके, तो अभी थोड़ा सा चेंज करते हैं। देखो आप क्या बचा था यहाँ पे, P1 माइनस P2 इज इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर। आप सेपरेट मल्टीप्लाई करो, ठीक है। ये P1 माइनस P2, डीवी तो मर गए थे सभी के सभी। हाफ रो ने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई किया था, क्या होगा? हाफ रो V2 स्क्वायर। अब हाफ रो ने ये V1 स्क्वायर को भी मल्टीप्लाई किया, सो यहाँ पे क्या बचेगा? माइनस। ओके, यहाँ पे आएगा प्लस, ठीक। ये रो जी ने इसको मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा? रो जी H2। अब रो जी ने इसको मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा? रो जी H1। ऑब्जेक्टिव के लिए बता रहा हूं, ठीक है ना। हमने जैसा पढ़ा था ना, ए बी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये था कंटिन्यूटी इक्वेशन, एरिया इनटू, ठीक है ना। ए बी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, एरिया इनटू वेलोसिटी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ऐसा हमने पढ़ा था। सो यहाँ पे देखो 1 वाली चीज 1 की तरफ ला लो। सो P1 यहाँ पे रहेगा सर, ओके रहेगा। यहाँ का 1 इधर लेके आओ, सो ये माइनस वाला टर्म इधर आके प्लस हो जाएगा, हाफ रो V1 स्क्वायर। ओके, यहाँ का माइनस वाला टर्म, यहाँ पे 1 वाला टर्म देखो, रो जी H1, यहाँ पे माइनस में इधर आके प्लस होगा। अब इक्वल टू लिख दो बीच में, P2 वाला P2 उधर का उधर लेके, इधर का उधर लेके जाओ। सो P2 यहाँ पे माइनस था, वहां पे जाके प्लस हो जाएगा। यहाँ पे प्लस में ही है 2 वाली टर्म, सो हाफ रो V2 स्क्वायर। और यहाँ पे और कौन है? ये है सर प्लस रो जी H2। क्या सर, जो 1 के लिए था वही 2 के लिए है, सेम टू सेम, जैसे हमने पढ़ा था ना, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 इज इक्वल टू कांस्टेंट। सो वैसे ही यहां पर भी तो वही है, प्रेशर 1 प्रेशर 2, हाफ रो V1 स्क्वायर हाफ रो V2 स्क्वायर, रो जी H1 रो जी H2। मतलब ये जो पूरी पूरी टर्म है फॉर दिस पॉइंट दिस पोर्शन, वही पूरी की पूरी टर्म यहां पर भी देखेंगे तो दोनों की दोनों टर्म इक्वल होंगी। मतलब कोई भी चेंज नहीं। मतलब ये मैं लिख सकता हूं P प्लस हाफ रो V स्क्वेयर प्लस रो जी H इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये हर पॉइंट के लिए इनसाइड द फ्लूइड कांस्टेंट होगा ये वाली टर्म। बात समझ में आ रही है ना बेटा? ये कांस्टेंट होगा। तो आपको फॉर्मूला क्या लर्न करना है? P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी H1 इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी H2। और ये फॉर्मूला अगर आपने लर्न कर दिया और आपको अगर A1 V1 पता है तो इसके आगे की जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे आपको इजीली सॉल्व हो जाएंगे। आप खुद से सॉल्व कर सकते हो, आप बुक में देख के सॉल्व कर सकते हो। तो आपको क्या ये बात समझ में आई, बर्नौलीज इक्वेशन? अगर आपको ये बात समझ में आई होंगी सो हम अभी यहाँ इसके ऊपर का एक न्यूमेरिकल करते हैं। सो न्यूमेरिकल बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत प्यारा है, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। ओके, सो ये जो न्यूमेरिकल है इसमें देखो क्या क्या है। लिक्विड हैज अ डेंसिटी ऑफ 1000 kg पर मीटर क्यूब। सो लिक्विड का जो डेंसिटी यहाँ पे लिखता हूँ गिवन डेटा, चलिए इसे लिखता हूँ, ठीक है। सो डेंसिटी ऑफ लिक्विड एरो जो कि चेंज नहीं होती थ्रू आउट द फ्लो, वो है 1000 kg पर मीटर क्यूब। उसके बाद में क्रॉस सेक्शनल एरिया एट ए कितना है? सो ए पे क्रॉस सेक्शनल एरिया को हम A1 बोलेंगे। सो कितना है? 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सुनो, ये यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको मीटर में कर दो फटाफट, ठीक है। सो कितना होगा देखो, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ये होगा 2 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर
-2, क्योंकि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू -2 10⁻² मीटर, और यहाँ पे है स्क्वायर तो इसका भी करना पड़ेगा स्क्वायर। सो यहाँ पे क्या आएगा स्क्वायर, तो ये कितना होगा 2 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। तो सिमिलरली जब हम पढ़ेंगे आगे, सो यहाँ पे जो बी पे है वो बी पे हम एरिया A2 कहेंगे, और A2 का एरिया कितना है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब 1 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर का मीटर स्क्वायर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो ऐसा यूनिट है। बाकी पूरे टर्म्स ऐसा यूनिट में, ये भी ऐसा यूनिट में है। उसके बाद में है वेलोसिटी। वेलोसिटी किसमें है देखो, अब कहाँ की वेलोसिटी है, स्पीड एट ए की वेलोसिटी, ठीक है ना, गिवन है 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। कितना है 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। सो V1 कहेंगे हम उसको, सो V1 कहो, ये है V1 बेटा, सो ये है 5 सेंटीमीटर पर सेकंड, और 5 सेंटीमीटर का मतलब होता है -2 मीटर पर सेकंड। चलो इतनी टर्म्स गिवन है। अब पूछा क्या है कि भैया एक बहुत बढ़िया चीज दी है कि भैया पॉइंट ए एंड पॉइंट बी एट द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल। ये जो पॉइंट ए और पॉइंट बी है ना, एक ही लेवल पे है, कोई ऊपर नीचे नहीं है। मतलब ए यहाँ पर है तो बी यहीं पर है, ऊपर नहीं है, कोई हाइट का डिफरेंस नहीं है, सेम हॉरिजॉन्टल। अगर यहाँ पे होता तो हाइट इतनी डिफरेंस होता, वहां पे नहीं है, बोलते एक ही लाइन पे है बी। सो इसका हाइट डिफरेंस इतना हो गया 0। सो हाइट डिफरेंस कितना है बेटा h1, ठीक है ना, h2 - h1 हाइट डिफरेंस है क्या, h2 - h1 कितना है 0। क्यों, क्योंकि उन्होंने कहा सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे, h1 = h2 बोला उन्होंने, दोनों सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे। कैलकुलेट डिफरेंस इन प्रेशर। सो प्रेशर इन डिफरेंस निकालना है, सो ए एंड बी का प्रेशर डिफरेंस निकालना है, वो क्या है, सो P1 - P2 हमें निकालना है। सो यहाँ का प्रेशर जो है P1 रहेगा, यहाँ का प्रेशर जो है P2 रहेगा। जहां पे वाइडर रीजन होता है वहां पे प्रेशर ज्यादा होता है, जहां पे नैरो रीजन होता है वहां प्रेशर कम होता है, इसलिए P1 - P2 हमें निकाल के देना है उनको। चलो डायग्राम हो गया। ओके, डायग्राम को मिटा रहा हूं क्योंकि डेरिवेशन थोड़ा सा लंबा है। अब पहले हमें बर्नौलीज थ्योरम जानना है, बाय बर्नौलीज थ्योरम, ठीक है ना, बाय बीटी। चलो बीटी शुरू करते हैं। बीटी क्या है, सो बीटी था P1 - P2 = हाफ ρv²। अब रो चेंज इन वेलोसिटी थी क्योंकि काइनेटिक चेंज हो रही थी, सो v2² - v1² प्लस रो g h2 - h1। ठीक है, यह है बर्नौलीज थ्योरम के थ्योरम का यूज करके प्रेशर डिफरेंस निकालने का तरीका। सो ये निकालना था P1 - P2, ठीक है ना, प्रेशर डिफरेंस निकालना था। H1 H2 गिवन है, V1 गिवन है, लेकिन V2 गिवन नहीं था। सो V2 निकालने के लिए बाय कंटिन्यूटी प्रिंसिपल, बाय कंटिन्यूटी प्रिंसिपल या फिर इक्वेशन का हुआ, जो भी आपको कहना है। सो क्या होता है भैया वो, सो होता है सर A1 V1 = A2 V2। अच्छा, हमको निकालना है V2, तो V2 को रखेंगे वहीं पर और लिखेंगे A1 V1 / A2। चलो आगे, A1 कितना है देखो भैया फटाफट, A1 है, सॉरी माफ करना, यहाँ पे V2 निकालना था। सो V2 = A1 के जगह पे A1 का वैल्यू, और A1 का वैल्यू है 2 × 10⁻⁴ मल्टीप्लाई V1 कितना था, सो V1 था 5 × 10⁻²। ओके, और A2 कितना है, सो A2 देखो, A2 10⁻⁴। 1 का कोई मतलब नहीं है, 1 मल्टीप्लाई में रहा तो उतना आंसर आता है। चलो यहाँ पे काट कुट कर दो फटाफट, तो -2 - 2 कैंसिल, -4 - 4 कैंसिल। सो V2 कितना हुआ, सो V2 हुआ 2 × 5 हो गया 10, और यहाँ पे बचा 10⁻², ठीक है, और ये हो गया मीटर पर सेकेंड। आपको मिल गया V2। सो कैसा यूज में आया कंटिन्यूटी इक्वेशन, क्योंकि वो तो कंटिन्यूटी इक्वेशन मोशन इन फ्लूइड इन मोशन के लिए था, और वहीं पे हमने यूज किया क्योंकि फ्लूइड का मोशन ही हो रहा था। ओके, सो अभी देखो पुट कर दो, ये हमें निकालना है। सो P1 - P2 प्रेशर डिफरेंस एट A एंड B। अब हाफ रो तो 1000 था ना सर, मल्टीप्लाई कर दो फटाफट, फिर क्या देख रहे हो आप। ओके, V2 कितना था सर, 10 × 10⁻², ठीक है, इसका क्या है स्क्वायर। ओके, माइनस V1 कितना था, सो V1 देखो फटाफट, V1 कितना था 5 × 10⁻², और इसका क्या आएगा स्क्वायर। ओके, प्लस रो जी, और H2 - H1 कितना है 0। H2 - H1 कितना है 0, क्योंकि सेम टू सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे था ना, तो H1 = H2 था। सो हमें H1 - H2
या फिर H2 माइनस H1 करो तो डिफरेंस दोनों का 0 आएगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लेवल पे था। दोनों का सब्ट्रैक्शन करोगे 0 आएगा ना। ओके, क्योंकि इसका वैल्यू समझो 5 है, इसका वैल्यू भी 5 है, तो 0 आएगा। यहाँ पर तो दोनों हॉरिजॉन्टल लेवल पे है। यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस P1 माइनस P2 कितना बचेगा? सो P1 माइनस P2 इज इक्वल टू, देखो 1000/2 इज इक्वल टू 500 यहाँ पे बचेगा। यहाँ पे तो क्या होगा, यहाँ पे आप कॉमन निकाल सकते हो, या फिर यहाँ पे कर सकते हो 10 का पावर 2, 10 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -2 का पावर -2 का पावर 2 है तो -4 बन जाएगा, माइनस 5 का पावर 2 मतलब 25 हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे आएगा 10 टू पावर -4 अगेन, और ये तो पूरा 0 हो जाएगा। तो क्या बचा, देखो यहाँ पे 500, 10 टू पावर -2 -4 कॉमन निकाल दो बाहर, और यहाँ पे बचेगा 100 माइनस 25, यहाँ पे आएगा 500 10 टू द पावर, देखो यहाँ पे एक और काट सकते हैं हम लोग, क्या काट सकते हैं, देखो ये है -4 और ये है +2, तो ये कट जाएगा, यहाँ पे आएगा -2, ठीक है। सो यहाँ पे बचेगा 5 10 टू पावर -2 मल्टीप्लाई, यहाँ पे बचेगा 75, ठीक है। और इसका मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 375 10 टू पावर -2, और यहाँ पे बचेगा -2 है तो यहाँ पे आएगा 2 डिजिट पीछे, सो आएगा 3.75। सो ये होगा आपका प्रेशर डिफरेंस P1 माइनस P2। सो 3.75 ये है आपका प्रेशर डिफरेंस। और प्रेशर डिफरेंस का यूनिट क्या होता है, पास्कल बोल दो आप, ठीक है। सो ये हो गया आपका आंसर, इतना पास्कल आंसर है। आई थिंक आपके बुक पे जो है वो आंसर में गड़बड़ है, कुछ प्रॉब्लम किया गया वहाँ पे मेरे हिसाब से। वहाँ पे पावर में भी प्रॉब्लम किया गया है, क्योंकि यहाँ पे आना चाहिए था A1 का -4, यहाँ पे आना चाहिए था -4 अगेन। यहाँ पे वेलोसिटी का -2 तो क्लियर है वहाँ पे। फिर यहाँ पे कहीं भी तो भी उन्होंने गड़बड़ किया, यहाँ पे जो है 10 ले लिया वेलोसिटी, सो यहाँ पे 10 नहीं आना चाहिए था, यहाँ पे -1 आ सकता है 10 टू पावर -1, क्योंकि यहाँ पे +1 है, यहाँ पे -2 है तो -1 बचना चाहिए, -2 +1 -1 करेक्ट है। यहाँ से आंसर निकालते हो, उनका आंसर कुछ आया है 4 पॉइंट समथिंग और मेरा आया 3.75। मैं वह कहूँगा कि मेरा आंसर बिल्कुल परफेक्ट है, आप इसी के साथ में जाइए, ठीक है ना। कभी कभी हो जाता है बुक में प्रिंट मिस्टेक हो जाती है, सो इसके कारण हो सकता है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको यही आंसर लिखना है, यही करेक्ट आंसर है, बिल्कुल परफेक्ट। सो अभी आप बताइए मुझे भैया कि कैसे लगा वीडियो। अगर अच्छा लगा तो बिल्कुल थम्स अप करिए, वहां पे लाइक करिए, कमेंट करना मत भूलिए, कमेंट तो करते रहिए, मुझे कैसे पता चलेगा आपको क्या लग रहा है, आपको कैसा वीडियो चाहिए, आपको है ना। सो आपको आगे के सेशन में क्या चाहिए, आपको पीछे के सेशन में क्या चाहिए, आपको होमवर्क चाहिए, ये वो आप क्वेश्चन कर सकते हो, बहुत सारे। मैं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करा के लेता हूँ वैसे न्यूमेरिकल के ऊपर, फिलहाल हम थ्योरी पढ़ रहे हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।